तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों को मिलाकर अब तक मरने वालों के आंकड़े की बात करें तो ये आंकड़ा 8,500 के पार हो गया है। 8,500 हो चुकी है भूकंप से मरने वालों की संख्या। तुर्की और सीरिया में 8,500 लोगों की मौत हुई है। अकेले तुर्की की बात करें तो 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सीरिया में 2,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तुर्की के ऐसे 10 राज्य हैं जहां पर 3 महीने के लिए इमरजेंसी लगा दी गई। 35,000 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी हैं। यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है क्योंकि कई इमारतें ऐसी हैं जो मलबे में तब्दील हो गई हैं और जैसे जैसे मलबा हटाने का काम हो रहा है वैसे वैसे उसमें फंसे हुए लोगों की संख्या जो है वो सामने आ रही है और इसी वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो लोग घायल हैं उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और तुर्की में जी न्यूज की टीम भी पहुंच गई है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से संवाददाता विशाल पांडे की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जी न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर तुर्की में पहुंच चुकी है। तुर्की के 10 शहर ऐसे हैं जो बुरी तरह से भूकंप से प्रभावित हुए हैं। हजारों की संख्या में अब तक लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में राहत बचाव कार्य बहुत तेजी से जारी है। यहां पर इस वक्त लोगों को सुरक्षित बचाना यही सबसे बड़ी चुनौती है और इस संकट की घड़ी में जब तुर्की संकट से घिरा है तो भारत एक दोस्त की तरह मदद के लिए सामने आया है। भारत ने राहत सामग्री लगातार तुर्की भेजी हुई है और अब से थोड़ी देर में हम आपको भूकंप जोन से भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे किस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हमने तुर्की से लगातार देखी वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। यहाँ पर बच्चों की सिस्टियों से लेकर पूरा जो आशियाना लोगों का उजड़ गया। लोगों की आंखों में आंसू यहाँ से देखे गए, लेकिन अब फिलहाल जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालना एक बड़ी चुनौती है और यहाँ पर तमाम जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लेकिन मौसम एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से राहत बचाव कार्य में थोड़ी चुनौती जरूर सामने आ रही है और इस वक्त भी हल्की बर्फबारी यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस वक्त हम इस्तांबुल से अडाना के रास्ते में है। गाजियानटेप जो कि एपिसेंटर रहा है इस भूकंप का, वहां पर अब से हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लेकिन तुर्की में अब तक का ये सबसे बड़ा भूकंप आप कह सकते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की को इस भूकंप के कारण हुआ है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, तुर्की। तो देखिए किस तरीके से तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की वजह से तबाही का मंजर है। 8,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 35,000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। कम से कम 70 ऐसे देश हैं जो इस वक्त राहत और बचाव का काम तुर्की और सीरिया में चला रहे हैं। 14 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो राहत मदद लेकर इस वक्त तुर्की और सीरिया में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मेरे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। विशाल, आज की और अभी की स्थिति क्या है तुर्की की? देखिए तुर्की में इस वक्त भी जो पूरा इलाका है, खासतौर पर वो 10 शहर जहां पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस भूकंप की वजह से, वहां पर लोगों को बचाने की कवायद लगातार जारी है। क्योंकि अभी भी कई जिंदगियां ऐसी हैं जो इस मलबे में फंसी हुई हैं और उन्हें तलाशने का काम लगातार जारी है। जब मैं इस्तांबुल से भूकंप जोन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, मेरे जो ड्राइवर हैं उन्होंने मुझे बताया कि सबसे पहले हम लोगों को कहमान मारश इलाके में जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस इलाके में हुआ है और इसके आसपास के इलाकों में लोगों को नुकसान हुआ है। लोग अभी भी अपनों को ढूंढ रहे हैं। इस वक्त आप ये जो हमें जानकारी मिली है कि कई देशों के जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है राहत बचाव कार्य में, ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। जिन लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है उन्हें सही मेडिकल उपचार दिया जा सके, उनकी तबीयत में सुधार लाया जा सके, लोगों को खाने पीने के सामान मुहैया कराया जा सके। भारत लगातार तुर्की की मदद कर रहा है। भारत आज छठी खेप भी तुर्की भेज रहा है, सीधे अडाना जिसे एक बेस बनाया गया है यहाँ पर तमाम अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए। वहां पर भारतीय टीम लगातार पहुंच रही है। भारतीय सेना पहुंच चुकी है जो लोगों को इलाज करने में यहाँ पर मदद कर रही है। एनडीआरएफ की टीम है जो लोगों को रेस्क्यू करने में मदद कर रही है। तो भारत पूरी तरह से तुर्की की मदद के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर चुका है और अब से थोड़ी देर में हम भूकंप जोन में पहुंचने वाले हैं।
हैं, जो वो 10 बड़े शहर जो पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं तुर्की में एक नष्ट हो चुके हैं, लोगों के घर बार टूट चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर चुकी हैं, वहां पर लोग अभी भी अपनों की तलाश में हैं। विशाल, जैसा कि हमने जिक्र किया, कम से कम 70 ऐसे देश हैं जो राहत सामग्री लेकर इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं। 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन मदद पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो हालत तुर्की और सीरिया की है, ये मदद भी कम पड़ेगी और मदद की जरूरत पूरी दुनिया से होगी और दुनिया वो कर भी रही है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है और अभी कितने लोग लापता हैं इसकी कोई एग्जैक्ट जानकारी किसी के पास नहीं है, इसीलिए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय टीमें यहां पर पहुंची हैं, लोकल अथॉरिटी के साथ में एक समन्वय बनाकर लोगों को रेस्क्यू करने की काम यहां पर लगातार आगे बढ़ रहा है। अब ये संख्या और कितनी ज्यादा बढ़ेगी ये किसी को नहीं पता, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा तुर्की में हुआ है। इन 10 शहरों में नुकसान हुआ है, कई जो और इलाके हैं यहाँ पर, वहां पर भी नुकसान हुआ है, सड़कें भी टूटी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर गिर गई हैं। तो मदद यहाँ पर लगातार तुर्कियों को जरूरत पड़ सकती है। कई देश यहाँ पर तुर्की की मदद कर रहे हैं, लेकिन भारत यहाँ पर तुर्की की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया और लगातार यहाँ पर मदद भेज रहा है, चाहे वो राहत सामग्री की बात हो, एनडीआरएफ की टीम को भेजना हो या भारतीय सेना की जो विशेषज्ञ टीम है मेडिकल के लिए उसे भेजना हो। तो यहां पर भारत तुर्की की मदद कर रहा है, लेकिन और भी देश यहां पर लगातार तुर्की की मदद में जुटे हुए, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है और यहां के लोगों को इस वक्त मदद की आवश्यकता है। जब आपके घर टूट जाते हैं, अस्पताल टूट जाते हैं, तो जो सबसे बड़ी जरूरत होती है कि शेल्टर होम्स बनाए जाए, और हम देख रहे हैं कि कई जगह पर बहुत सारे शेल्टर होम्स बनाए गए हैं ताकि लोग अपना सर छुपा सकें इस ठंड के मौसम में, उन्हें खाना मिल सके, साफ पानी मिल सके, और इसी तरीके से शेल्टर होम बनाने का सिलसिला जारी है। आप जिस इलाके से होकर गुजर रहे हैं विशाल, आपको भी इस तरीके के शेल्टर होम्स नजर आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर चुनौती ज़रूर है प्रशासन के सामने भी, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, क्योंकि शेल्टर होम यहाँ पर बनाए ज़रूर जा रहे हैं, पर बर्फबारी बहुत तेज़ हो रही है। इस वक्त भी हम आपको एक बार तस्वीर दिखाएंगे, जब हम यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं तो चारों तरफ बर्फबारी हो रही है। इस वजह से रेस्क्यू में थोड़ा दिक्कत ज़रूर यहाँ पर लोगों को आ रही है। इसके अलावा जो शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं वहाँ पर भी लोगों को इस ठंड में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत शिविर में पहुँचाया जाए, यही पूरी कोशिश यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की दिखाई दे रही है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मदद के लिए टीम पहुँची है वो भी इसी काम में जुटी है, लोगों को रेस्क्यू करके राहत शिविर में पहुँचाना, उन्हें इलाज के लिए सही जगह पर पहुँचाना, उन्हें खाने पीने का सामान उन तक आसानी से पहुँच जाए, और जो उनके अपने खोए हैं उनकी तलाश में भी टीमें यहाँ पर जुटी हुई है। जैसा कि आपने जिक्र किया, आपके साथ जो ड्राइवर हैं वो स्थानीय हैं, उनका अनुभव क्या रहा? जैसे ही भूकंप आया उसके बाद से लेकर अब तक कई आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं, और हर आफ्टर शॉक अपने साथ एक डर, एक दहशत लेकर आता है कि न जाने अब कौन सी इमारत गिर जाएगी। देखिए बिल्कुल, जब मैं यहाँ इस्तांबुल में पहुँचा और मैंने इस टैक्सी को हायर किया और इनके साथ बातचीत की, तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जब भूकंप आया तो हर कोई डर गया था। हालांकि इस्तांबुल और अंकारा बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं, ज़्यादा था कि कहीं इस इलाके में भी इसका प्रभाव ना आ जाए। और इनके जो दूसरे लोग, जो इनसे जानने वाले लोग इन इलाकों में रहते थे, भूकंप प्रभावित जो क्षेत्र है, उन लोगों के मन में डर है। उन लोगों से ये लोग फ़ोन पर संपर्क बनाए हुए थे, और इनके जो अपने लोग हैं वो फिलहाल सुरक्षित हैं। अभी इन्होंने मेरे सामने ही अपने 2-3 लोगों से बातचीत की भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में, लेकिन एक डर ज़रूर बना हुआ है आफ्टर शॉक के बाद से कि जो दूसरे लोग खोए हुए हैं, जिनके अपने नहीं मिल रहे हैं, वो कब तक मिलेंगे, और लोगों को कब तक हालात यहाँ पर सामान्य हो पाएंगे, लोग कब अपने लोगों से मिल पाएंगे, कब जो उनकी स्थिति है वो ठीक हो पाएगी।